18 अगस्त 1945 एक विमान उड़ान भरती है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ था, पायलट अनुभवी था, परंतु उड़ान के कुछ ही पल बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। होता है कुछ ऐसा कि अचानक तेज आवाज के साथ विमान का संतुलन बिगड़ता है और विमान आग पकड़ लेता है। पायलट स्थिति संभालने की कोशिश तो करता है, पर कुछ ही पल में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और कहा जाता कि उसी हादसे में नेताजी सहित सभी लोगों की मृत्यु हो गई। परंतु नेताजी की मृत्यु का ठोस सबूत कभी मिला ही नहीं। लोगों ने कहा कि नेताजी अभी भी जिंदा है, पर आखिरकार हुआ क्या था, और इस रहस्य का पर्दाफाश आज की वीडियो में हम करेंगे। नेताजी कोई साधारण नेता नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आग थे, एक ऐसा तूफान थे जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। जब पूरा देश अहिंसा और समझौते की राह पर चल रहा था, तब नेताजी खुले तौर पर कह रहे थे कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। यही वजह थी कि अंग्रेज सरकार के लिए नेताजी सबसे खतरनाक भारतीय बन चुके थे। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर जाकर दुश्मनों से दोस्ती कर रहा था, आजाद हिंद फौज खड़ी कर रहा था और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सीधी जंग की तैयारी कर चुका था। अब कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी चरण में था। जर्मनी की हार लगभग तय हो चुकी थी, हिटलर आत्महत्या कर चुका था, जापान पर अमेरिका परमाणु बम गिरा चुका था और एशिया में युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। ऐसे समय में नेताजी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि आजाद हिंद फौज जापान के सहयोग से आगे बढ़ रही थी, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे थे। और यही वो समय था जब नेताजी ने एक बेहद गोपनीय फैसला लिया। 18 अगस्त 1945 की सुबह नेताजी ताइहोकू एयरपोर्ट पहुंचे, जो आज के ताइवान में स्थित है। वहां एक जापानी सैन्य विमान खड़ा था। रिपोर्ट्स के अनुसार मौसम सामान्य था, कोई तूफान नहीं था, कोई खराबी पहले से दर्ज नहीं थी। विमान की तकनीकी जांच की जा चुकी थी, ईंधन भरा जा चुका था, पायलट अनुभवी था और उड़ान के लिए सब कुछ तैयार था। विमान ने रनवे से उड़ान भरी। शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य रहे। विमान ऊंचाई पकड़ रहा था, सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। अचानक विमान के एक इंजन से असामान्य आवाज आने लगी। कुछ चश्मदीद बयानों के अनुसार इंजन में कंपन महसूस हुआ। पायलट ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में आग भड़क उठी। कहा जाता है कि फ्यूल टैंक के पास रिसाव हुआ, चिंगारी लगी और आग ने तेजी से पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया। विमान संतुलन खो बैठा। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई कम थी, गति तेज थी और आग बेकाबू हो चुकी थी। विमान जमीन से टकराया और एक भयानक धमाके के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया कि कुछ लोग मौके पर ही मारे गए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए और नेताजी बुरी तरह झुलस गए। उनके कपड़े जल चुके थे, शरीर का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में था। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां जापानी डॉक्टरों ने इलाज की कोशिश की, लेकिन कुछ घंटों बाद यह घोषणा कर दी गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। अब यहीं से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत की मौत के साथ जितने सवाल खड़े होने चाहिए थे, उतने कभी पूछे ही नहीं गए। सबसे पहला सवाल यह कि अगर नेताजी की मौत सच में इस विमान दुर्घटना में हुई थी, तो कोई भारतीय गवाह क्यों नहीं था? पूरा मामला सिर्फ जापानी अधिकारियों और डॉक्टरों के बयानों पर क्यों टिका रहा? सबसे बड़ा सवाल यह कि नेताजी का शव भारत क्यों नहीं लाया गया? जिस नेता ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दी, उसके अंतिम दर्शन तक देशवासियों को क्यों नहीं करने दिए गए? कहा गया कि नेताजी की अस्थियां जापान के टोक्यो स्थित रिंकोजी मंदिर में रखी गई, लेकिन न तो उन अस्थियों की वैज्ञानिक जांच कराई गई और न ही आज तक उनका डीएनए टेस्ट हुआ। इसी बीच एक और बेहद अहम बात सामने आती है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की कुछ गोपनीय फाइलें, जिनसे पता चलता है कि 1946 और 1947 तक अंग्रेज अधिकारी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे कि नेताजी मर चुके हैं। कई रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया है कि नेताजी बोस may still be alive and could return to India। इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों से यह खबरें आने लगी कि नेताजी को किसी ने कहीं देखा है। कोई कहता है कि वो रूस चले गए,
कोई कहता है कि वो चीन में है, लेकिन सबसे मजबूत, सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कहानी सामने आई उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से, जहां 1950 के दशक में एक अजीब से साधु प्रकट होते हैं जिन्हें लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानने लगते हैं। वो साधु किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, हमेशा एकांत में रहते थे, अपना नाम, अपनी पहचान, अपना अतीत किसी को नहीं बताते थे। लेकिन उनके व्यवहार, रहन सहन और उनके पास मौजूद चीजों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उनके पास जर्मन निर्मित दूरबीन थी, विदेशी दवाइयां थी, ऐसे पत्र और दस्तावेज थे जिनका संबंध सीधे आजाद हिंद फौज से था। उनके कमरे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दुर्लभ तस्वीरें थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर साल 23 जनवरी यानी नेताजी के जन्मदिन पर उनके कमरे में दीपक जलता था और पूरा दिन वो मौन रहते थे। जिन लोगों ने नेताजी को पहले देखा था, उनका कहना था कि गुमनामी बाबा की आवाज, बोलने का तरीका, चलने की शैली और यहाँ तक कि बैठने का ढंग भी नेताजी से काफी मिलता जुलता था। कुछ लोगों ने दावा किया कि जब उन्होंने नेताजी की तस्वीरें गुमनामी बाबा को दिखाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। गुमनामी बाबा की कहानी सिर्फ एक रहस्यमयी साधु की कहानी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे यह भारत के सबसे बड़े राजनीतिक रहस्य में बदलने लगी। फैजाबाद के उस छोटे से घर में रहने वाला यह साधु दिन में ज्यादातर समय मौन रहता था, बहुत कम लोगों से मिलता था और जब भी कोई उनसे उनके अतीत के बारे में पूछता तो वो या तो चुप हो जाते या बात को टाल देते थे। लेकिन उनकी दिनचर्या, उनके व्यवहार और उनके पास मौजूद वस्तुएं किसी साधारण सन्यासी जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो अखबार बहुत ध्यान से पढ़ते थे, खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े समाचार। उनके पास विदेशी पत्रिकाएं थीं, जर्मन भाषा की किताबें थीं और कुछ ऐसे पत्र थे जिन पर विदेशी मोहरें लगी हुई थीं। उनके कमरे में एक ट्रंक रखा रहता था जिसे वो हमेशा बंद रखते थे और किसी को छूने नहीं देते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब वह ट्रंक खोला गया तो उसमें से ऐसे दस्तावेज निकले जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। उस ट्रंक में आजाद हिंद फौज से जुड़े कागजात थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी पत्र थे, कुछ ऐसे कोडेड नोट्स थे जिन्हें आम आदमी समझ ही नहीं सकता था। और सबसे अहम बात यह थी कि कई दस्तावेजों की लिखावट नेताजी की लिखावट से मिलती जुलती पाई गई। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट से इस लिखावट की तुलना कराई गई तो उन्होंने यह संभावना जताई कि दोनों की हैंडराइटिंग में असामान्य समानता है। हालांकि इसे निर्णायक रूप से साबित करने के लिए और जांच की जरूरत थी, लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गुमनामी बाबा के पड़ोसियों और उनसे मिलने वालों ने बताया कि वो रात में रेडियो पर विदेशी प्रसारण सुनते थे, खासकर रूस और जर्मनी से आने वाले कार्यक्रम, और जैसे ही भारत या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई खबर आती वो बेहद भावुक हो जाते थे। कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे गए। यही नहीं, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि गुमनामी बाबा के पास जो दवाइयां थी वो उस समय भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं थी और अधिकतर विदेशी कंपनियों की थी। अब सवाल यह उठता है कि एक गुमनाम साधु के पास इतने संसाधन कहां से आए। धीरे धीरे यह मामला मीडिया और राजनीतिक हलकों तक पहुंचने लगा, लेकिन हर बार इसे या तो अफवाह कहकर खारिज कर दिया गया या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई जब कुछ शोधकर्ताओं ने यह दावा किया कि जिस विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत बताई गई थी उसके बारे में जापानी रिकॉर्ड भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में दुर्घटना का समय अलग बताया गया, कुछ में स्थान अलग और कुछ में घायल लोगों की संख्या तक मेल नहीं खाती। इसके बाद 1999 में गठित मुखर्जी आयोग ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की। आयोग ने जापान, रूस और भारत में उपलब्ध दस्तावेजों की पड़ताल की और अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि ताइहोकू विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु साबित नहीं होती। आयोग ने यह भी कहा कि रेंकोजी मंदिर में रखी गई अस्थियां नेताजी की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और बिना ठोस तर्क दिए इसे खारिज कर दिया। अब सवाल और भी गंभीर हो जाता है। गुमनामी बाबा की कहानी के बाद अगर सबसे ज्यादा जिस एंगल पर चर्चा हुई वो था रूस यानी सोवियत यूनियन का एंगल।
क्योंकि कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि जब 1945 में जापान हार की कगार पर था, तब नेताजी को यह अंदेशा हो गया था कि अगर वो अंग्रेजों के हाथ लगे तो उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने एक वैकल्पिक योजना पर काम किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नेताजी का इरादा रूस जाने का था, ताकि वहां से भारत की आजादी के लिए एक नई रणनीति बनाई जा सके। इसी संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि ताइहोकू विमान दुर्घटना एक कवर स्टोरी थी, ताकि नेताजी दुनिया की नजरों से ओझल हो सके। रूस के कुछ पुराने दस्तावेजों और केजीबी से जुड़े पूर्व अधिकारियों के बयानों में भी यह संकेत मिलता है कि एक भारतीय नेता को 1945 के बाद सोवियत यूनियन में देखा गया था। हालांकि इन दस्तावेजों को आज तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन यह सवाल लगातार उठता रहा कि अगर नेताजी सच में मर चुके थे तो रूस से जुड़े इतने संकेत क्यों सामने आते रहे। इसके अलावा यह भी देखा गया कि आजादी के बाद भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी फाइलों को दशकों तक सीक्रेट रखा, यहां तक कि उन फाइलों को भी जिनमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का सीधा खतरा नहीं था। अब यहां एक मनोवैज्ञानिक सवाल भी उठता है कि क्या सरकार इस डर में थी कि अगर नेताजी के जिंदा होने की सच्चाई सामने आ गई तो आजादी के बाद की राजनीति की पूरी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि नेताजी का विचारधारा, उनका तरीका और उनका जन समर्थन उस समय के सत्ता ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता था। यही वजह है कि समय समय पर जब भी इस मुद्दे को उठाया गया, उसे या तो भावनात्मक कहकर टाल दिया गया या फिर इतिहास के नाम पर दबा दिया गया। लेकिन सच यह है कि इतिहास तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके हर सवाल का ईमानदारी से जवाब न दिया जाए। आज भी कई फाइलें ऐसी हैं जो अगर सार्वजनिक हो जाए तो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ सकता है, लेकिन दशकों बाद भी वो फाइलें बंद है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि नेताजी की मौत कैसे हुई, सवाल यह बन जाता है कि हमें सच जानने से आखिर डर किस बात का है। क्योंकि अगर नेताजी सच में उस विमान दुर्घटना में मरे थे तो ठोस सबूतों के साथ सच्चाई सामने रखी जानी चाहिए थी, और अगर वो जिंदा रहे और गुमनामी की जिंदगी चुनी तो यह उनके त्याग की पराकाष्ठा होगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए न सिर्फ अपनी जान बल्कि अपनी पहचान भी कुर्बान कर दी। और शायद यही वजह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि लोगों के सवालों और ज़मीर में जिंदा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य इसलिए रहस्य नहीं होते क्योंकि उनके जवाब नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन जवाबों को स्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। और जब तक उन बंद फाइलों को खोला नहीं जाएगा, जब तक हर सबूत को निष्पक्षता से नहीं देखा जाएगा, तब तक नेताजी की मौत नहीं बल्कि उनका राज ही हमारे सामने खड़ा रहेगा। और शायद यही नेताजी की सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसा सवाल जो आने वाली पीढ़ियों को भी सच खोजने के लिए मजबूर करता था। आप इस चीज पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।